हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अगानासुत को कंटिन्यू करेंगे और आज का पार्ट नंबर 2 जो है अगानासुत का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ के साथ इस पार्ट्स में हम कुछ 10 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन भी लगाएंगे और प्रैक्टिस सेशन भी हम देखेंगे इसमें। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलते हैं आज की वीडियो सीरीज में। तो आज हमें देखना है बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। या कभी कभी पूछता है कि अगानासुत्त में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था या क्या है। ठीक है, तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी अगानासुत्त में भी दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगानासुत्त क्या है, बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। तो चलते हैं, बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते सिद्धांत को, जिसमें लोगों ने समझौता करके आपस में समझौता किया और समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है, राजा की उत्पत्ति होती है। खास करके आपने देखा कि जो हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को आगे बढ़ाया, कह सकते हैं उदारवादियों ने। फिर उसके साथ साथ आपने देखा कौटिल्य के विचारों में भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को यूज किया गया है। तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अव्यवस्था से परेशान लोगों ने आपसी समझौते यानी कि महासम्मत चुनाव, यानी महासम्मत का मतलब है लोगों ने आपस में समझौता करके किसी एक व्यक्ति या एक राजा का चुनाव किया। तो आपसी समझौते के द्वारा एक राजा का चयन किया जिससे अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले उन लोगों को दंडित किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर सवाल उठता है कि सामाजिक समझौता किया क्यों गया। तो आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में सामाजिक समझौता इसलिए किया गया क्योंकि राज्य की उत्पत्ति जब नहीं हुई थी तो राज्य से पहले जो स्थिति थी वो अराजक स्थिति थी। बिल्कुल वो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था वाली स्थिति थी। लोग इसी प्राकृतिक अवस्था वाली स्थिति से निकलने के लिए, लोग इसी अराजकता से निकलने के लिए आपस में समझौता करते हैं और समझौते के द्वारा राज्य और सरकार या कह लें राजा का निर्माण होता है। ठीक है, बुद्धिज्म सपोर्ट्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। People troubled by disorder choose a king by mutual agreement, Mahasammata election, so that those who caused the disorder could be punished। ठीक है, अब यहां पर बात की गई कि बौद्ध धर्म में जब राज्य नहीं था, जब स्टेट नहीं था, तो उस समय की सिचुएशन जो थी वो स्टेट ऑफ नेचर वाली सिचुएशन थी, यानी कि प्राकृतिक अवस्था वाली सिचुएशन थी। तो अब इसी प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए लोगों ने क्या किया, समझौता किया, महासम्मत किया या एग्रीमेंट किया, जिससे कि जो लोग अव्यवस्था फैलाएंगे, जो लोग डिसऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे, तो डिसऑर्डर को फैलाने वाले लोगों को क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। महासम्मत का मतलब है जो बहुत से लोगों की सहमति से बना हो। ठीक है, बहुत से लोगों की सहमति से कौन बनता है, राजा, राज्य या सरकार। ठीक है, अगानासुत्त में दीर्घ निकाय जो है, इसमें पहली बार राजा और उसकी राजसत्ता के प्रति जन सहमति दर्शाते हुए उसे महासम्मत कहा गया है, जो राजा के गणतंत्र का रूप का संकेत देता है। यानी कि गणतंत्र का विचार जो है आपको पहली बार जो है बुद्ध धर्म में दिखाई पड़ेगा। तो बुद्ध धर्म में या बुद्ध साहित्य में आपको गणतंत्र के रूप में राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो दिखाई पड़ेगा। महासम्मता विच इज अ मेड विद द कंसेंट ऑफ अ मेनी पीपल। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के कंसेंट से बनता है उसे क्या बोलते हैं, महासम्मत। इन अगानासुत्त, यहाँ पे लॉन्ग बॉडी की यहाँ दीर्घ निकाय कर लीजिए, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। For the first time, public consent towards the king and his monarchy has been shown, and it has been called Mahanama, which is an indication of that the republican from the king। तो अब यहाँ पर रिपब्लिकन और उसके किंग के बारे में सबसे पहले जो बात की गई है वो बौद्ध धर्म में की गई है। तो बौद्ध धर्म के साथ साथ अब इसमें और क्या चीज़ें बताई गई हैं
इसमें और कहा गया है कि यदि राजा अनैतिक होगा तो मंत्री व प्रजा भी अधार्मिक और अनैतिक होंगे, इसलिए राजा को नैतिक होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि बौद्ध धर्म में राजा के प्रति नैतिक व्यवहार या राजा को नैतिक होने की सलाह दी गई है। क्या ये बात सही है? तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अगर राजा नैतिक होगा तो उसकी प्रजा भी नैतिक होगी। अश्वघोष ने अपनी एक रचना लिखी, बहुत ही फेमस है, ये नेट के पेपर में आई थिंक एक बार पूछा गया है या किसी और एग्जाम में पूछा गया है, मैंने प्रैक्टिस सेशन में देखा था। ठीक है, अश्वघोष ने अपनी पुस्तक लिखी बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित में उन्होंने लिखा कि राजनीति धर्म व नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, लेकिन बुरी होते हुए भी आवश्यक है राजनीति, क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखना राजा के द्वारा ही संभव है, इसीलिए राजनीति क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अश्वघोष ने अपनी बुद्ध चरित नामक रचना में ये सारी बातें बताई है। इफ द किंग इज इमोरल एंड देन द मिनिस्टर एंड सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी इरिलीजियस एंड इमोरल, देयरफॉर द किंग शुड बी मोरल। ठीक है, इसीलिए किंग को क्या होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। अगर किंग इमोरल होगा तो उसकी सब्जेक्ट्स और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इमोरल एंड अनैतिक हो जाएंगे। ठीक है, अश्वघोष हैज रिटन इन हिज वर्क बुद्ध चरित्र दैट politics is among both religion and morality, but despite being bad it is a necessary because it is only possible maintain order in the society through the king। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है बुद्ध चरित्र में कि पॉलिटिक्स बेकार चीज़ है, राजनीति धर्म और नैतिकता दोनों के क्या है, अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी ये क्या है, नेसेसरी है, ये इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसी राजनीति के द्वारा, इसी दंड व्यवस्था के द्वारा जो है राजा राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखता है, सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करता है। अगाना सूत्र में राजा की परिभाषा दी गई है धम्मम परमम रंजतित राजा, अर्थात राजा वह है जो धम्म के आधार पर प्रजा को प्रसन्न रखता है या प्रजा का पालन करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में राजनीति को नैतिकता के अंकुश में रखा गया है। ठीक है, राजनीति किसके अंडर में है, नैतिकता के अंडर में है। नैतिकता जो है राजनीति के ऊपर नियंत्रण लगाएगी, राजा कभी भी जो है अनैतिक कार्य नहीं कर सकता, राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के ऊपर क्या है, नैतिक दायित्व है, राजा इन्हीं नैतिक दायित्वों से बंधा होगा। बौद्ध धर्म में राजनीति का मूल आधार क्या है, नैतिकता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में राजनीति को नैतिकता से जोड़ा गया है, नैतिकता के आधार पर राजनीति का संचालन किया जाएगा, यानी कि धम्म के आधार पर। धम्म क्या है, धम्म है व्यक्ति के नैतिक आचरण, व्यक्ति के जीवन के नैतिक नियम को धम्म कहा गया है, और इसी नैतिक नियम से ही राजनीति का संचालन किया जाएगा। तो अभी देखो जो मैं 10 क्वेश्चन बनाया हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब मैं आगे चल के जब टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रॉपर बनाऊंगा जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे अगाना सूत्र के ऊपर, ऐसे ही 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे कौटिल्य के ऊपर, तो आगे चल के हम प्रैक्टिस सेशन जब लगाएंगे तो उस प्रैक्टिस सेशन में हम क्वेश्चंस का लेवल जो है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपके लिए समझने के लिए हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाएंगे और उस प्रैक्टिस सेशन में हम ईजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ अ किंग इन अगाना सूत्र इज धम्मम परमम रजंतित राजा, which means that the king is one who entertain his subject on the basis of a dhamma। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक किंग की क्या ड्यूटी होगी, एक किंग की यह ड्यूटी होगी कि अपने सब्जेक्ट्स को क्या रखे, वो हैप्पी रखे, किसके माध्यम से, धर्म और धम्म के माध्यम से। इन बुद्धिज्म पॉलिटिक्स इज केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मोरालिटी। ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर जो है मोरालिटी का पूरा तरीके से प्रॉपरली कंट्रोल मोरालिटी रख रही है, किसके ऊपर, तो पॉलिटिक्स के ऊपर, ऐसा बुद्धिज्म में बोला गया है। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ पॉलिटिक्स इन बुद्धिज्म इज अ मोरालिटी। अब आगे यूएन घोषाल एक विचारक है, इनके अनुसार कहते हैं कि अर्थशास्त्र के शिक्षक राज्य की सुरक्षा समृद्धि के सर्वोपरि लक्ष्य के प्रति इतने समर्थित थे कि इस साधन में उन्होंने नैतिकता के उल्लंघन की अनदेखी कर दी, परंतु बौद्ध धर्म ने उनकी अपनी कठोर अनम्य नैतिक संहिता के चलते शासन कार्य के क्षेत्र में नैतिक नियमों के वर्चस्व में कोई ढील नहीं आने दी। देखिए, अब अर्थशास्त्र में जो कुछ भी नैतिकता की बातें की गई थी, नहीं की गई थी, उन पर तो चर्चा की गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या किया गया है, बौद्ध धर्म में नैतिक चीज़ों पर, नैतिक नियमों पर ज़्यादा बल दिया गया और नैतिक नियमों के माध्यम से शासन को संचालित किया जाएगा।
अकॉर्डिंग टू यूएन घोषाल, द टीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स वर ऑल्सो डिवोटेड, या अर्थशास्त्र भी कर सकते हैं, devoted to the supreme goal of a security and prosperity of the state, that they overlook moral violation in the pursuit. But Buddhism with the its strict and flexible moral code did not allow any relaxation in the supremacy of moral rules in the field of a governance. तो ये कोटेशंस है, आप इन कोटेशंस को अच्छे से रीड कर लेंगे तो चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं अगाना सूत्र में विधि निर्माण या लॉ मेकिंग के बारे में क्या बताया गया है। तो बौद्ध धर्म में भारत में राज्य द्वारा विधि निर्माण के विचार का सूत्रपात किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में कानून का निर्माता कौन होगा, राज्य होगा, या कानून का निर्माता कौन होगा, राजा होगा। क्या बौद्ध धर्म में कानून के संदर्भ में दैविक कानून या ईश्वरी कानून की बात की गई है? तो नहीं की गई है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में कानून किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? तो कानून राज्य और राजा के द्वारा निर्माण किया जाएगा, अर्थात राज्य के लिए कानून निर्धारित करने का अधिकार स्वयं किसका है? राजा का है, ना कि कोई दैवीय नियम है कानून बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने अभी आपने जस्ट पढ़ा था, इसके 2-3 वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर आपने देखा था जिसमें धर्मशास्त्र आपने पढ़ा था, तो धर्मशास्त्र में कानून के स्रोत क्या थे? तो धर्मशास्त्र में कानून के स्रोत जो थे वो शास्त्र थे, वेद थे। लेकिन बौद्ध धर्म में कानून का स्रोत क्या है? तो राजा है और राज्य है। ठीक है, वैदिक व्यवस्था में कानून दैवीय आज्ञा के अधीन था तथा राजा कानून का संरक्षक मात्र था। लेकिन वैदिक व्यवस्था में क्या था? वैदिक व्यवस्था में कानून जो था वो दैवीय या ईश्वरीय कानून आज्ञा के अधीन था, और राजा का काम था उस ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून की सुरक्षा करना। लेकिन बौद्ध धर्म में दैवीय कानून की मान्यता को नकार दिया गया। अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बौद्ध धर्म में दैवीय कानून की मान्यता को नकार दिया गया। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कानून का निर्माता राज्य या राजा स्वयं है, ना कि कोई दैवीय या ईश्वरीय नियम के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप अपने नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में या अपनी डायरी में जब आप ऐड करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी बेहतर तरीके से। चलिए, बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ अ लॉ मेकिंग बाय द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो इस लॉ मेकिंग का प्रोसेस कहाँ पे होगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्टेट के द्वारा किया जाएगा। दैट इज द राइट टू डिटरमाइन द लॉ फॉर द स्टेट रेस्ट विद द किंग्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो राजा के अंदर कानून बनाने की शक्ति क्या है? समाहित है। इन द वैदिक सिस्टम द लॉ वॉज ए सब्जेक्ट टू डिवाइन कमांड। ठीक है, वैदिक सिस्टम में क्या बोला गया था कि जो लॉ है, लॉ कानून का विषय जो है वो दैवीय कमांड का या दैवीय आदेश है, एंड किंग वॉज अ मेयरली टू गार्जियन ऑफ द लॉ। ठीक है, और किंग क्या करेगा? उस दैवीय कानून का, उस डिवाइन लॉ का प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन बुद्धिज्म में कहा गया है कि देयर इज अ नो डिवाइन लॉ। ठीक है, डिवाइन लॉ को बुद्धिज्म में नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ओपोनेंट कर दिया गया है, नकार दिया गया है। ठीक है, अब दैवीय कानून या शास्त्रीय कानून या वैदिक कानून की कोई भी व्याख्या जो है आपके बुद्धिज्म में नहीं की गई है। तो सीधी सी बात है कि बुद्धिज्म में जो विधि निर्माण की शक्ति है, बुद्ध वैदिक व्यवस्था के खिलाफ है, और साथ के साथ बुद्धिज्म में जो कानून व्यवस्था के निर्माण की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति जो है वो है केवल और केवल राज्य और राजा के पास है। वैदिक व्यवस्था में कानून धर्मशास्त्रों के आदेश की अभिव्यक्ति मात्र था। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार कानून प्रभुसत्ताधारी, यानी कि प्रभुसत्ताधारी कौन है यहाँ पर? राजा है या राज्य है। ठीक है, प्रभुसत्ताधारी की इच्छा का परिणाम है, यानी राजा की इच्छा का परिणाम क्या है? कानून है। इन द वैदिक सिस्टम लॉ वॉज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द धर्मशास्त्रास, whereas according to Buddhism, in the Buddhism law is the result of the will of a sovereign। तो बुद्धिज्म में बताया गया है कि जो लॉ है वो सॉवरेन बनाता है, संप्रभु बनाता है, या राजा या स्टेट बनाता है। ठीक है, इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है, यही मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को आप अगर सही तरीके से ढंग से आप तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब हमने देख लिया कानून संबंधी विचार। अब देखते हैं बौद्ध धर्म में संप्रभुता के संबंध में क्या विचार दिए गए हैं, सॉवरेंटी कंसिडरेशन के बारे में क्या बोला गया है। बौद्धवादी दर्शन में या बौद्ध धर्म में
संप्रभुता के कितने घटकों की चर्चा की गई है? तो संप्रभुता के 7 घटकों की चर्चा की गई है। पहला है कौन सा? पहला है चक्रवर्ती राजा या चक्का रतन या चक्र खजाना जिसको बोला जाता था। ठीक है, यह चक्र नियंत्रण या संप्रभुता का प्रतीक या प्रतिनिधि राजा है। राजा की लोगों व क्षेत्र पर क्या होती है? संप्रभुता होती है। ठीक है, तो संप्रभुता का स्रोत 7 तरीके संप्रभुता के स्रोत हैं। संप्रभुता जो है 7 घटकों में निहित थी। पहला हो गया राजा आपका, उसके बाद आपको 6 और देखने पड़ेंगे। ठीक है, देयर आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ सॉवरेंटी इन द रूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। चक्का रतन या चक्र ट्रेजर, यानी कि इसको चक्रवर्ती किंग भी कहते हैं। दिस चक्रा कंट्रोलर और सिंबल ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सॉवरेंटी इज द किंग। द किंग हैज सॉवरेंटी ओवर द पीपल एंड द रीजन। जो किंग की सॉवरेंटी थी वो लोगों के ऊपर थी, पीपल्स के ऊपर थी एंड रीजन्स के ऊपर थी, यानी कि क्षेत्र के ऊपर थी। दूसरा संप्रभुता का स्रोत क्या था? हाथी रत्न या हाथी खजाना। तीसरा था रत्न या अश्व या राज्य नियंत्रण के साधन, जिसमें हाथी, घोड़ा, पार्षद ये राज्य नियंत्रण के साधन थे। चौथा था परिडायक रत्न या पार्षद खजाना। पांचवा था इत्थि रत्न या स्त्री रत्न खजाना। छठा था मणि रत्न या मणि खजाना नियंत्रण के आधार। सातवां था आपका गृहपति रत्न या क्षेत्र प्रशासन का खजाना। ये 7 आपके जो थे कुल मिलाकर संप्रभुता के स्रोत माने गए हैं, संप्रभुता के घटक माने गए हैं। ठीक है, एलिफेंट रत्न या एलिफेंट ट्रेजर। जेम और हॉर्सेस मीन्स कंट्रोल ओवर द स्टेट। एलिफेंट, हॉर्सेस, काउंसलर, दीज आर द मीन्स ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के क्या थे? साधन थे, जो जेम्स, हॉर्स एंड ये सारी चीजें थी। फिर आता है फिनिशनल रत्न, जो काउंसलर ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है इत्थि रत्न या वुमेन ज्वेल्स ट्रेजर। फिर आता है मणि रत्न और मनी ट्रेजर बेसिक ऑफ द कंट्रोल। फिर है गृहपति रत्न और एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेजर। तो ये सारी 7 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यही क्या है? सॉवरेंटी के मेन कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जिसमें किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बुद्ध धर्म में न्याय की व्यवस्था क्या थी, जुडिशियल सिस्टम कैसा रहा। न्यायिक प्रशासन के तहत जो है सर्वोच्च अपीलीय परिषद यानी कि अष्टकुलक थी, अर्थात 8 सदस्यीय न्यायिक परिषद। न्याय व्यवस्था में 8 लोगों की एक कमेटी थी या 8 लोगों की एक संस्था थी, जिसको अष्टकुलक नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें कितने मेंबर थे? 8 मेंबर थे। ठीक है, तो ये न्यायिक प्रशासन के तहत सर्वोच्च अपीलीय परिषद को क्या नाम दिया गया है? अष्टकुलक। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च अपीलीय परिषद, ठीक है, सर्वोच्च न्यायिक प्रशासन के तहत सर्वोच्च अपीलीय परिषद निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो थी अष्टकुलक, जिसमें 8 लोग रहते थे, 8 न्यायिक सदस्य रहते थे या 8 न्यायाधीशों की यह संस्था थी। केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी में लिखते हैं कि इन गणतंत्रों का प्रशासन व न्यायिक न्यायिक प्रक्रिया का संचालन जनसभा द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसमें युवा व वृद्ध समान रूप से भाग लेते थे। ठीक है, अब बताया है कि इस जब बौद्ध धर्म का गणतंत्र जब चल रहा था बौद्ध धर्म के राज्य में, तो न्यायिक प्रक्रिया एक सभा के द्वारा संचालित की जाती थी, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों जो है इक्वली पार्टिसिपेट करते थे और देखते थे कि क्या न्यायिक व्यवस्था सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। द 8 अपेलेट काउंसिल अंडर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ अष्टकुलक, अर्थात 8 मेंबर्स जुडिशियल काउंसिल। अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल, इनकी बुक है द हिंदू पॉलिटी, इसमें कहते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल प्रोसेस ऑफ दीज रिपब्लिक्स वर कंडक्टेड बाय द जनसभा इन विच द यंग एंड द ओल्ड पार्टिसिपेटेड इक्वली। तो इक्वली लोग, यंग जो लोग थे वो भी एंड ओल्ड जो लोग थे वो भी इस जनसभा में पार्टिसिपेट करते थे। अब देखिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता था और राजा नाम दिया जाता था। इसकी तुलना जो की गई है रोम के कौंसुल और ग्रीक आर्कन से की जाती है। ठीक है, तो यही व्यवस्था सेम जो थी रोम कौंसुल में थी और ग्रीक आर्कन में भी थी, आर्कन में। ठीक है, द मोस्ट सीनियर मेंबर वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट एंड वाज अ किंग टाइटल। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द रोमन काउंसिल एंड ग्रीक आर्कॉन्स। अब देखिए हैं बौद्ध परंपरा में संघ की बात कैसे की जा रही है, संघ इन अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। बौद्ध परंपरा में संघ के द्वारा प्रशासनिक संगठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब संघ क्या था, संघ का निर्माण कैसे हुआ,
तो संघ का निर्माण जो हुआ है वो 3 चरणों में होता है। आगे चल के हम देखेंगे कौन कौन से चरण हैं वो, ठीक है। तो बौद्ध परंपरा में संघ के द्वारा प्रशासनिक संगठन का वर्णन किया गया है। संघ के नियम, सिद्धांत व कार्यप्रणाली राजनीतिक संगठनों की तरह ही थे। जैसे आप देखते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नियम, कानून, सिद्धांत होते हैं, वैसे ही बौद्ध परंपरा में संघ के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम, कानून और परंपराएं बनाई गई थी, ठीक है। संघ का विकास कितने चरणों में होता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म में संघ के विकास के कितने चरणों की बात की गई है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में संघ के विकास के 3 चरणों की बात की गई है। इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड थ्रू द संघ, ठीक है। संघ के माध्यम से ही ऑर्गेनाइजेशंस और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। द रूल्स, प्रिंसिपल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ द संघ वर लाइक अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी रूल्स को, किसी भी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही एज इट इज संघ में भी, बौद्ध धर्म के संघ में भी कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस थे जो संघ उसको रेगुलेट करता था प्रॉपर तरीके से। द डेवलपमेंट ऑफ द संघ टूक द प्लेस, देयर आर द 3 स्टेजेस, ठीक है। तो अब जो संघ का डेवलपमेंट हुआ है वो 3 स्टेजेस में हुआ है, और संघ का विकास 3 चरणों में जो हुआ है उसके बारे में देखते हैं। प्रथम चरण की बात करते हैं, तो प्रथम चरण में प्रशासनिक संगठन का गठन। देखिए ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। संघ के प्रथम चरण में प्रशासनिक संगठन का गठन नहीं किया गया था तथा संघ के नेता बौद्ध थे और समाज को नियंत्रित करने के लिए संस्था का अभाव था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि संघ के प्रथम चरण में प्रशासनिक संगठन बना दिए गए थे, ठीक है, जो कि गलत है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम चरण में समाज को नियंत्रित करने के लिए संघ के द्वारा एक संस्था का निर्माण कर लिया गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम चरण में न तो कोई प्रशासनिक संगठन था और न ही समाज को नियंत्रित करने के लिए किसी भी संस्था का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि समाज को नियंत्रित करने के लिए संस्था का अभाव भी था और प्रथम चरण में कोई प्रशासनिक संगठन भी नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था। बौद्ध भिक्षु जो थे वो नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए हमेशा ये लगे रहते थे, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा ये प्रयत्नशील रहते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा ये लगे रहते थे। बात कर लें फर्स्ट स्टेज की। इन द फर्स्ट स्टेज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाज अ नॉट फॉर्म्ड। ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज में किसी भी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। एंड द लीडर्स ऑफ द संघ वर बुद्धिस्ट एंड देयर वाज अ, ये भी ध्यान रखना, देयर वाज अ नो इंस्टीट्यूशन टू द कंट्रोल द सोसाइटी। और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेज में किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। ये चीज़ ध्यान रखना। बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड इन एथिकल लाइफ एंड स्ट्राइव्ड फॉर अ निर्वाणा, ठीक है। बुद्ध जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो एथिकल लाइफ जीते थे और हमेशा निर्वाण को अचीव करने के लिए लगे रहते थे। आगे देखिए, भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध के निर्देशों का पूर्ण रूप में पालन किया तथा जो बौद्ध भिक्षु थे वो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का, बुद्ध के द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रॉपर तरीके से पालन करते थे। प्रथम चरण में संघ के विकास में, प्रथम चरण में संघ से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार किसको था, तो बुद्ध को था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको बोल्ड एंड हाईलाइटेड करके लिखा है कि संघ के विकास के प्रथम चरण से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति किसके और किसके पास थी, केवल और केवल तो बुद्ध के पास थी। और संघ पर जो है बुद्ध का पूर्ण नियंत्रण था और वे बिना सलाह एवं मशवरे के स्वयं कार्य करते थे। तो बुद्ध बिना किसी की सलाह से स्वयं काम कर रहे हैं पहले चरण में, लेकिन जैसे जैसे दूसरे चरण में आप इंटर करेंगे, अब आप एक चीज सोचो सॉरी, अगर ये मान लीजिए संघ है, इस संघ में एक व्यक्ति बुद्ध है जो संघ के सारे निर्णयों को ले रहा है, तो आप इसको किस व्यवस्था से कंपेयर करोगे। यानी एक ही व्यक्ति है राज्य का मालिक, तो आप कह सकते हैं यह व्यवस्था, प्रथम चरण की व्यवस्था कैसी थी, प्रथम चरण की व्यवस्था जो है राजतंत्रात्मक है, ठीक है, यानी कि राजा ही सारे निर्णयों को ले रहा है, ठीक है। तो हम संघ के प्रथम चरण को, ठीक है, संघ के प्रथम चरण को हम राजतंत्र से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि संघ में जो भी निर्णय लिया जा रहा है प्रथम चरण में, वो सारे निर्णय लेने की शक्ति केवल और केवल बुद्ध के पास है, यानी कि एक व्यक्ति के पास है।
लेकिन जैसे हम दूसरे चरण में जाएंगे तो वहां पर निर्णय लेने की शक्ति कुछ व्यक्तियों के पास आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं वह व्यवस्था कैसी हो जाएगी, कुलीन तंत्र की तरह। जब हम संघ के तीसरे चरण में प्रवेश लेंगे, तीसरे चरण में जाते जाते संघ में सभी साधु सन्यासियों को निर्णय लेने की शक्ति दे दी गई थी, यानी कि वह व्यवस्था कैसी थी, लोकतंत्र के जैसी थी। ठीक है, तो इन चीजों को एक एक करके आप समझेंगे। बुद्धा's instruction were completely followed by the monks. In the first stage of the Sangha were development, Buddha had the authority to take all kinds of decisions related to the Sangha, and he had a complete control over the Sangha, and he used to work on his own without any advice. ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो कंट्रोल है संघ के ऊपर वो बुद्ध के पास है, और बुद्ध बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी एडवाइस के कंप्लीटली जो है संघ के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, और वे संपूर्ण डिसीजन अपने मन से ले रहे हैं। ये तो पहले चरण की बात थी। अब हम दूसरे चरण में एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे चरण यानी सेकेंड फेज में क्या क्या चीजें होंगी। द्वितीय चरण में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश देने का अधिकार मिल गया। अब देखिए, अभी तक जो पहला चरण था, पहले चरण में किसी संघ के अंदर यानी बौद्ध संघ के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति को एंट्री लेनी थी तो उसका निर्णय कौन लेता था, केवल और केवल बुद्ध लेते थे। लेकिन दूसरे चरण में जैसे आते हैं हम, दूसरे चरण में कुछ वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को इस संघ में प्रवेश दे सकते हैं। यह अधिकार पहले केवल किसके पास था, बुद्ध के हाथ में था। कब, प्रथम चरण में। लेकिन दूसरे चरण में यह कुछ और साधु सन्यासियों के हाथ में चला गया। संघ के विकास के बाद धार्मिक परंपराओं में सभी भिक्षुओं को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया, और वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा नए भिक्षुओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई, या नए वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा नए भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि दूसरे चरण में क्या है कि संघ में प्रवेश लेने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए दूसरे चरण में बुद्ध के साथ साथ कुछ अन्य वरिष्ठ भिक्षुओं को अधिकार दे दिया गया कि वे किसी भी अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिला सकते थे। लेकिन प्रथम चरण में यह अधिकार केवल और केवल बुद्ध के पास था। यानी दूसरा चरण कैसा है, तो कुलीन तंत्र के जैसा है, यानी कि कुछ लोगों के पास शासन चलाने का अधिकार आ गया है, जैसे कुछ बौद्ध भिक्षुओं के पास और महात्मा बुद्ध के पास। In the second phase, senior monks were given the right to admit new monks into the संघ। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में कुछ जो सीनियर मॉन्क्स थे उनको यह राइट मिल गया है कि न्यू मॉन्क्स को वो संघ में प्रवेश या एंट्री दिला सके, या उन न्यू मॉन्क्स को वो एडमिट कर सकते हैं। दिस इज द राइट वाज प्रीवियसली इन ओनली द हैंड्स ऑफ द बुद्धा। लेकिन यह अधिकार केवल और केवल पहले किस्म के पास था, पहले केवल बुद्धा के पास था। लेकिन सेकेंड फेज में जैसे हम आते हैं तो यह कुछ ओल्ड मॉन्क्स जो थे, सीनियर मॉन्क्स थे, उनके पास भी आ गया है कि न्यू मॉन्क्स को भी अपने संघ में प्रवेश या एंट्री दिला सकें। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ अ संघ, ऑल मॉन्क्स वर गिवन द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड न्यू मॉन्क्स वर ट्रेंड बाय द सीनियर मॉन्क्स। ठीक है, अब सीनियर मॉन्क्स के द्वारा अब न्यू मॉन्क्स को ट्रेंड भी किया जा रहा है, और अब बहुत सारे मॉन्क्स जो हैं, सभी मॉन्क्स जो है कह सकते हैं कि रिलीजियस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुद्ध और भिक्षुओं के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, पिता और पुत्र की भांति था, अतः संघ में अनुशासन बनाए रखा जाता था। द रिलेशन बिटवीन द बुद्धा एंड द मॉन्क्स was like that of the father and son, thus the principle was maintained in the संघ। ठीक है, संघ में अनुशासन प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, और संघ में जो भिक्षु थे और जो बुद्ध थे, बुद्ध और भिक्षुओं के बीच, ठीक है, मॉन्क्स और बुद्ध के बीच जो संबंध था वो पिता और पुत्र का संबंध था। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में है संघ अत्यधिक बड़ा समुदाय बन गया, यानी कि अब यहां पर लोकतंत्र की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, लोकतांत्रिक हो गया। ये क्यों लोकतांत्रिक हो गया, क्योंकि इसमें अब सभी मॉन्क्स को, सभी सन्यासियों को निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। देखिए, तीसरे चरण में संघ अत्यधिक बड़ा समुदाय बन गया, इसलिए बुद्ध और भिक्षुओं के कार्य भी क्या हो गए, बढ़ गए, तथा उनकी कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। अब सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया। पहले चरण में किसको प्राप्त था, पहले चरण में केवल बुद्ध को प्राप्त था। दूसरे चरण में संघ में प्रवेश दिलाने का अधिकार बुद्ध के साथ साथ कुछ सीनियर जो मॉन्क्स थे, जो भिक्षु थे, उनको मिला। तीसरे चरण में
सभी भिक्षुओं को अधिकार मिल गया कि वे किसी भी व्यक्ति को इस संघ में प्रवेश दिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेजेस वाइज भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन द थर्ड स्टेज द संघ बिकम अ मच अ लार्जर कम्युनिटी, देयरफॉर द फंक्शन ऑफ अ बुद्धा एंड द मॉन्क्स ऑल्सो इंक्रीज्ड इन देयर वर्किंग सिस्टम ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है, तो इनकी वर्किंग सिस्टम भी चेंज होती है, फंक्शन भी चेंज होता है, क्योंकि अब इसका क्या है, आकार बढ़ गया है, वर्कलोड बढ़ गया है। नाउ ऑल बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैड अ राइट टू एंटर द संघ। अब देखिए, यह उल्लेखनीय है कि पहले चरण में यह अधिकार किसको मिला था? पहले चरण में किसी भी व्यक्ति को संघ में प्रवेश देने का अधिकार केवल बुद्ध को था, लेकिन दूसरे चरण में यह अधिकार वरिष्ठ भिक्षुओं को दिया गया, और तीसरे चरण में अधिकार किसको मिल गया? पूरे समुदाय यानी पूरे संघ को प्राप्त हो गया। इसलिए तीसरे चरण में शक्तियां किसके हाथों में पहुंच गई? व्यक्ति के हाथों से स्थानांतरित होकर संघ में केंद्रित हो गई। ठीक है, तीसरे चरण से शक्तियां व्यक्ति से निकलकर, पहले व्यक्ति के हाथ में थी यानी बुद्ध के हाथ में थी शक्ति, दूसरे चरण में भी बुद्ध के हाथ में और उनके जो कुछ सीनियर शिक्षक थे उनके हाथ में थी, लेकिन तीसरे चरण में इन सब के हाथों से निकल करके शक्तियां किसके हाथ में आ गई? संघ में केंद्रित हो गई। ठीक है, इट इज noteworthy that the first stage is the right was only with the Buddha, but the second stage in the right was given to the senior monks, and the third stage this right was acquired by the entire संघा। तो थर्ड स्टेज में जो ये राइट था पूरे एंटायर में चला गया, पूरे संघ के एंटायर में चला गया। सो इन द थर्ड स्टेज द पावर शिफ्टेड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड गॉट कंसंट्रेटेड इन द संघ। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में जो पावर थी वो शिफ्ट होकर कहाँ चली गई? संघ में कंसंट्रेट हो गई, और ये इंडिविजुअल्स के हाथ से निकल गई पावर। संघ के 3 चरणों के विकास को शासन प्रणाली के रूप में हम अगर वर्णित करें तो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, जैसे जब निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में थी यानी बुद्ध के हाथ में थी तब राजतंत्रीय शासन था, और जब निर्णय लेने की शक्ति भिक्षुओं के हाथ में आ गया तो यह कुलीन तंत्री शासन बन गया, और जब निर्णय लेने की शक्ति समूचे संघ के हाथ में आ गया तब यह लोकतांत्रिक शासन जैसा प्रतीत होने लगा। तो इसको हम शासन के चरणों के रूप में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द संघा इन द टर्म्स ऑफ गवर्नेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉलो। व्हेन द पावर ऑफ डिसीजन वाज in the hand of a one person, it was a monarchical governance, and when the power decision came into the hands of a senior monks, it became the oligarchic governance, and when the power of decision came into the hands of an entire sangha, then it appeared as a democratic governance। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर। अगानासुत दीर्घ निकाय में कहा गया है जो राज्य के गणतंत्रीय स्वरूप को इंगित करता है। ठीक है, तो अगानासुत में या अगानासुत के दीर्घ निकाय में राज्य के किस स्वरूप को वर्णित किया गया है? राज्य के गणतंत्र को। ठीक है, राज्य के रिपब्लिकन फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। बौद्ध संघ भी गणतंत्रीय व्यवस्था के प्रतीक थे, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दीर्घ निकाय एक संवाद संग्रह है जो बुद्ध का अपने शिष्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय में संवाद की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, बुद्ध के उपदेश आपको मिलेंगे जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया है, उसी सारी बातों का संग्रह जो है आपको दीर्घ निकाय में देखने को मिलेगा। राइस डेविड के अनुसार मानव चिंतन के इतिहास में दीर्घ निकाय प्लेटो के संवाद जितना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। He said that it is said in अगानासुत्ता दीर्घ निकाय, मैं आपको तो इसमें चीज़ों को ठीक कर दूंगा। दीर्घ निकाय which indicates the republican nature of the state, the Buddhist संघ was also symbol of the republican system। तो बुद्धिस्ट जो संघ था वो रिपब्लिकन सिस्टम का एक सिंबल बन गया था। द यहाँ पे दीर्घ निकाय होना चाहिए। द दीर्घ निकाय इज अ कलेक्शन ऑफ अ डायलॉग विच बुद्धा हैड विद दिस डिसिप्लिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइस डेविड in the history of a human thought, the दीर्घ निकाय is as important as a Plato's dialogue। तो जैसा जितना प्लेटो का डायलॉग इंपॉर्टेंट है वैसे उतना ही इंपॉर्टेंट जो है दीर्घ निकाय भी है। दीर्घ निकाय में लिखा गया है कि राजनीतिक तौर पर बुद्ध यानी राजा बनने के लिए एक महान व्यक्ति में कितनी विशेषताएं होनी चाहिए? तो 32 विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे मैकियावेली ने कहा कि एक राजा के अंदर 2 गुण होने चाहिए, शेर और लोमड़ी का। कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा के अंदर 19 प्रकार के गुण होने चाहिए। ठीक है, और इसमें दीर्घ निकाय में बताया गया है एक राजा के अंदर जो है
बौद्ध धर्म बताया गया है कि एक व्यक्ति या महान व्यक्ति के अंदर 32 विशेषताएं होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में आदर्श राजा को चक्रवर्ती राजा कहा गया है। ठीक है, चक्रवर्ती राजा के 10 गुणों का वर्णन किया गया है। इन द दीघा निकाय is written in that the became a political Buddha is a great man must have a 32 characteristics. The ideal king in a Buddhism is called the Chakravarti king. The 10 qualities of a Chakravarti king have been described. ठीक है, तो 10 ऐसी क्वालिटीज जो हैं चक्रवर्ती राजा में गिनाया गया है या होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम एक एक करके। चलिए, यहाँ पर आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगाना सूत्र किससे संबंधित है? ठीक है, अगाना सूत्र किससे संबंधित? जीवन की उत्पत्ति, बिल्कुल सही आपने पढ़ा। समाज व्यवस्था एवं प्रजातियों की उत्पत्ति, ये भी बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति, तो ये गलत है। 6 लक्षणों वाली सांगुड़ीय नीति, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अगाना सूत्र इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अ सोशल सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ऊपर ही दिखेगा यहाँ पर, और क्वेश्चन जो है आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैंने ऐड कर दिया है। जैसे सूत्र एक शिक्षा का वर्णन करता है, अगाना सूत्र, जो भगवान बुद्ध ने भारद्वाज और वशिष्ठ नामक 2 ब्राह्मणों को दी थी। 2 ब्राह्मणों की संघ में शामिल होने की इच्छा के कारण उनकी अपनी जाति ने उनका उपहास किया और उन्हें बदनाम किया। ये सारी चीजें आप एक एक करके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर की चीजें हैं वही नीचे यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगाना सूत्र संबंधित है। ठीक है, अगाना सूत्र किससे जुड़ा हुआ है? नेट के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो दीर्घ निकाय का कौन सा नंबर चैप्टर है? तो दीर्घ निकाय में कुल कितने चैप्टर है पहले आपको ये समझना है। 34 चैप्टर हैं। तो उस दीर्घ निकाय का 27वां नंबर का चैप्टर जो है वो अगाना सूत्र है। ठीक है, दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त। अगाना सूत्र इज 27th सूत्र ऑफ अ दीर्घ निकाय। पिटक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं। पिटक अक्सर बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, कितने पिटक हैं? त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। इस 5 निकाय में एक निकाय है दीर्घ निकाय, और दीर्घ निकाय में 34 चैप्टर हैं। 34 चैप्टर में 27वां चैप्टर क्या है? अगाना सूत्र है। ठीक है, सुत्त पिटक तीनों पिटकों में सबसे महत्वपूर्ण है और उनमें बुद्ध के व्याख्यान या उपदेश दिए गए हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। दीर्घ निकाय सबसे लंबा उपदेश है, इसलिए इसका नाम दीर्घ निकाय पड़ गया। मध्यम निकाय, इसमें छोटी लंबाई का प्रवचन है। संयुत्तर निकाय संक्षिप्त उच्चारणों का संग्रह। अंगुत्तर निकाय छोटे अंशों के माध्यम से। खुद्दका निकाय ये क्या है? धम्म, पदधम्म, जातक कथाओं आदि से युक्त विभिन्न प्रकार के कार्यों के मामले में इसमें दिया गया है। अगाना सूत्र का, अगाना का अर्थ है उत्पत्ति, जबकि सूत्र का अर्थ है संवाद, यानी कि संवाद की उत्पत्ति। संवाद की उत्पत्ति, अगाना सूत्र का मतलब है संवाद की उत्पत्ति। इसमें अगाना सूत्र में क्या है? इसमें बुद्ध के द्वारा भारद्वाज और वशिष्ठ के बीच संवाद है। अगाना सूत्र दीघा निकाय का कौन सा नंबर का सूत्र है? कौन से नंबर का चैप्टर है? तो 27वां नंबर का चैप्टर या सूत्र है। कि वही चीजें इंग्लिश में भी हैं, आप एज इट इज इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन को पहचानना है कि कौन सा कथन गलत है। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता व लैंगिक समानता पर बल दिया तथा तत्कालीन समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था व अंधविश्वास का विरोध किया है। तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अगाना सूत्र की शुरुआत में गौतम बुद्ध की श्रावस्ती की यात्रा का जिक्र किया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये पढ़ लेना, स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से कोई भी गलत कथन जो है गलत नहीं है। ठीक है, तो सारे कथन क्या है इसमें सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। महात्मा बुद्ध stressed on the social equality and gender equality and opposed the caste system and superstition prevalent in the society of that time। तो बिल्कुल सही है। उस टाइम की जो सोसाइटी में जो चीज़ें विद्यमान थी, जो कास्ट सिस्टम था, इन सब की इन्होंने बुराई की है। गौतम बुद्धा's visited श्रावस्ती has been mentioned in the beginning of अगाना सूत्र। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को बचाना है, सही कथन को पहचान करना है आपको। ठीक है, बौद्ध धर्म में संघ का विकास कितने चरणों में हुआ है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है 3 चरणों में हुआ है, तो बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में प्रशासनिक संगठन का गठन किया गया था, तो नहीं। प्रथम चरण में न तो कोई प्रशासनिक संगठन था, प्रशासनिक संगठन नहीं था।
ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 2 जिसमें है सब गलत है, 3 नंबर में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 जो है पहले में नहीं है। दूसरे चरण में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश देने का अधिकार मिल गया था, तो बिल्कुल सही है। पहले चरण में किसको अधिकार मिला था? केवल और केवल बुद्ध को अधिकार था। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है, 1 और 3 सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। द संघा इन बुद्धिज्म डेवलप्ड इन द 3 phases, तो बिल्कुल सही है। इन द फर्स्ट फेज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, नहीं, गलत है। ठीक है, इन द सेकेंड फेज द सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स गॉट द राइट टू एंटर द संघा, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट, इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपको फिर से बता दूं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन ऊपर और नीचे हैं, लेकिन ऑप्शन आपका ऊपर की तरफ ही दिया गया है। ऑप्शन आपका एक ही है, क्योंकि दो ऑप्शन ऐड करने से फिर क्या होता है कि जगह नहीं बचती, स्पेस नहीं बचता, इसलिए फॉन्ट और छोटा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगाना सूत या अगाना सुत, है ना, निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं करता? जाति कर्मकांड का विरोध नहीं करता, करता है। अंधविश्वास का करता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करता है। लैंगिक असमानता का विरोध नहीं करता, तो यही सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगाना सुत डज नॉट अपोज द जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता का विरोध नहीं करता। ठीक है, क्या होना चाहिए था इसका सही ऑप्शन? लगाना सूत्र निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? तो ऊपर के लैंगिक असमानता का विरोध नहीं करता। लैंगिक असमानता है, तो लैंगिक समानता का होना चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लैंगिक समानता का विरोध नहीं करता। चलो इसको देखते हैं, वैसे तो डी ऑप्शन ही सही है, लैंगिक असमानता या असमानता का विरोध नहीं करता है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो दीर्घ निकाय में मिलता है। ठीक है, सही ऑप्शन है दीर्घ निकाय। इन बुद्धिज्म द कॉम्प्रोमाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी होगा। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट हैज बीन अडॉप्टेड इन विच डिस्क्राइब्ड इन अ, तो दीर्घ निकाय करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दीर्घ निकाय में किस आदेशों का संग्रह है? तो दीर्घ निकाय में आपने पढ़ा बुद्ध के आदेशों का संग्रह है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया था उसमें दीर्घ निकाय में दिया गया है। ठीक है, दीर्घ निकाय कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ विच कमांड्स या कमांडेंट्स, तो बुद्धिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा के विकास का दूसरा चरण कौन सा है? ठीक है, तो सॉरी, राजा ने राज्य के विकास का दूसरा चरण, राज्य के विकास का दूसरा चरण एक्चुअली क्या है ना कि अब सुबह से लेकर शाम तक इतना पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है कि थकान से लग जाती है, कुछ ना कुछ का कुछ निकलता है, वर्ड्स थोड़े से इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, राज्य के विकास का दूसरा चरण कौन सा है? तो राज्य के विकास में राजशाही व्यवस्था देखने को मिलेगी, मूल्यों का क्षरण देखने को भी मिलेगा, बुद्धिज्म से उनके संबंध भी दिखे ऊपर के सभी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेज, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दीर्घ निकाय में वर्णित महासम्मत की कहानियों के अनुसार राज्य की शुरुआत किस व्यवस्था के माध्यम से हुई है? तो ये बताना है आपको। तो राज्य की शुरुआत जो है अर्ध समझौते के माध्यम से हुई है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ महासम्मता डिस्क्राइब्ड इन द दीघा निकाय, द स्टेट स्टार्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, तो हाफ आर्ग्यूमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक बुद्धिस्ट चिंतन जो कि राज्य की प्रकृति तथा कार्यों के बारे में है, वह कितने चरणों से होकर गुजरता है? तो 3 चरणों की बात की गई है, 3 चरणों से होकर गुजरता है। अर्ली बुद्धिस्ट थॉट ऑन द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ द स्टेट पासिस थ्रू द हाउ मेनी स्टेजेस, तो 3 स्टेजेस से होकर ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। और अगले चैप्टर पर हम बात करेंगे, अगला चैप्टर क्या होगा अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है। अगले चैप्टर पर जो भी चैप्टर होगा वो अगले चैप्टर हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीटली ये चैप्टर कंप्लीट होता है अगाना सुत्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।